डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 181 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 182 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और साथ ही अपनी आरा से कमेंट्स बॉक्स में हमें मुतल्ला किया करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। उसे शायद किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था या फिर उसने किसी मशकूक साए की झलक देख ली थी। हैंड्स अप। दफतन तारिक ने गुर्राहट से मुशाहबा आवाज में कहा, तुम देख लिए गए हो, सामने आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैंने भी देखा देखी पिस्तौल निकाल कर हाथ में पकड़ लिया था। रूमी और खुमैरा भी करीब आ गए थे। हमने देखा एक के घर से कोई शख्स मोटा सा कंबल उड़े नमूदार हुआ। मैं हैरान सा रह गया। तो गोया वो मेरा वहम नहीं था, कोई बोर्ड स्टाफ से वाकई मेरे ताक़ुब में था। कंबल उतारो वरना। तारिक दोबारा गुर्राया और तहदीदी अंदाज में दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा तो कंबल पोश ने हाथ लहरा कर खामोशी का इशारा करते हुए कहा, श्श, आवाज नीची रखो, मैं गोंपू हूं। अपने जानिसार हमदर्द की आवाज सुनते ही हम पर जैसे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। हम उसकी आवाज पहचान चुके थे। मैं अभी आता हूं, थोड़ी देर रुको, वो बोला और फिर किग्गर के दूसरी तरफ चला गया। अरे ये तो अपना गोंपू था। रूमी हैरत और मुसर्रत से बोली, हाँ, और ये तुम्हारे मिस्टर ब्राउन से ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा मददगार साबित हो रहा है। मैंने चलकर रूमी से तंजिया कहा, इंटरपोल में मिस्टर ब्राउन की जगह उसे होना चाहिए था। खामोश रहो, रूमी ने मुंह बनाकर कहा। तारिक हंसने लगा, अब ये गया कहाँ है? खुमैरा बोली। गोंपू को देखकर हम सब के पुजमुर्दा चेहरों पर रौनक आ गई थी। अभी आ जाता है, मैंने होले से कहा। जरा देर बाद वो आ गया और उसने अपने ऊपर से कंबल भी उतार लिया। हमने मध्यम रोशनी में उसका चेहरा देखा तो वहां खराशें नजर आईं। पेशानी पर एक बड़ा जख्म भी था जिस पर पट्टी चिस्पा थी। हमने उसकी खैरियत पूछी, उसने तसल्ली दी तो मैंने बेख्तियार उससे पूछा, क्या वो तुम ही थे जो मेरा ताक़ुब करते हुए यहां तक पहुंचे? उसने इस बात में अपने सर को जुम्बिश देते हुए कहा, हाँ, मैं वहीं ऊपर मौजूद था, बोर्डर स्टॉप पर एक खच्चर गाड़ी के करीब। तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे लग गया, लेकिन तुम्हें फिर मुझसे छुपने की क्या जरूरत पेश आ गई? मुझे रास्ते ही में बता देते। मैंने हैरान होकर पूछा, अगर तुम पुलिस कस्टडी से आजाद हो चुके थे तो सराय का रुख क्यों नहीं किया तुमने? क्या तुम हमें भूल गए थे? हम किस तरह भूखे प्यासे वहां तुम्हारे इंतजार में पड़े रहे? रूमी ने शायद अपने दिल की भड़ास निकालनी चाही थी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मिस्टर ब्राउन के हवाले से उस पर चोट की थी। मैंने तल्ख लहजे में रूमी से कहा, इसे पूरी बात तो कर लेने दो, बाद में अपने दिल के फफोले फोड़ लेना। इसकी एक वजह थी, गोंपू बोला। मुझे खुद भी एक शुबा था कि कहीं मेरे अपने ताक़ुब में पुलिस के जासूस न लगे हों। अभी यहाँ पहुंचकर मैंने तुम्हारे सामने आने से पहले दोबारा अच्छी तरह तसल्ली की थी कि कोई पुलिस मैन मेरे ताक़ुब में तो नहीं है। हम उसे करीब ले आए। फोस्टर भी हैरान नजरों से गोंपू को देख रहा था। बहरकैफ इसके बाद गोंपू ने हमें सारी तफसील बताते हुए कहा कि पुलिस हमारे शुबे में उसे तफ्तीश वगैरह के सिलसिले में बेंज के हेडक्वार्टर ले गई थी, जैसा कि वो पहले ही हमसे अपने इस खदशे का इजहार कर चुका था। वहां पुलिस के एक ऑफिसर जो तांग चीन का नायब था ने उससे हमारे बारे में बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश की थी, मगर गोंपू अपने उसी बयान पर अड़ा रहा कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो सराय का मालिक नहीं है। अलबत्ता वो केसरी से पूछताछ करें तो वो इनके मुतालिक कुछ बता भी सकता है। ये गोंपू को भी इल्म था कि वो लालची बुड्ढा तिब्ती हमारी गिरफ्त में है। इस दौरान शीशोक और उसके दोनों यूरोपियन साथी पॉकर और एली पुलिस को हमारे समेत गोंपू के खिलाफ भी कान भर चुके थे। गोंपू को हवालात में बंद कर दिया गया। इसके बाद इस चालाकी के साथ उसे रिहा कर दिया गया कि इसकी खुफिया रैकी की जाए। ये गोंपू का ख्याल था जो गलत भी नहीं था। गोंपू ने एक अक्लमंदी ये की थी कि उसने पुलिस से रिहाई पाते ही सीधा सराय का रुख नहीं किया और यही तासुर देता रहा कि उसे अब इन हालात में सराय की नौकरी नहीं करनी है और वह बज़ाहिर बोर्ड स्टाफ पर बार बर्दारी का काम करने लगा। लेकिन यह महज एक एहतियात के पेशे निगाह था। गोंपू ने यह भी हमें बताया कि उसे हमारी फिक्र भी थी। वो हमें भूला बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर वो जल्दबाजी का मुजाहिरा करता तो हम सब ही धर लिए जाते। ऐसे में उसने एक और अपने मुतालिक तकलीफ से बात बताई कि पुलिस ने तो उस पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया ही था, मगर जब वो बोर्ड स्टाफ पर आया तो एक वीरान मकाम पर शीशोक और उसके दोनों यूरोपियन साथियों ने भी उसे जदोकोब किया। खैर इसके बाद गोंपू का इरादा पूरी तसल्ली के बाद
आज रात राजदारी से सराय आने का था। ये तो शुक्र हुआ कि उसने मुझे वहां देख लिया, वरना सराय जाना उसका फजूल ही जाता। हालांकि उसने खुद को गर्म और मोटे ऊनी लिबास वगैरह से ढांप रखा था, मगर बकौल गोंपू के वो मेरी चाल ढाल से मुझे पहचान गया था और कुछ शुबा भी हुआ था उसे। फिर वो मेरे ताक़ुब में आने लगा। मेरे हाथों में शापर्स वगैरह देखकर उसे अंदाजा हो चला था कि हम इधर ही कहीं करीब ही मौजूद हैं। उसे अपना भी धड़का लगा हुआ था कि कहीं उसका भी कोई पुलिस मुखबर ताक़ुब न कर रहा हो, इसलिए वो बहुत मोहतात था और इधर आकर ही उसने दम लिया। तुम लोगों का इधर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, गोंपू ने आखिर में हमें हदायत की। आखिर आपके मिस्टर ब्राउन क्या कर रहे हैं? वो कोई मदद नहीं कर सकते तुम्हारी? गोंपू ने इस्तफसार किया। हम उसे इंटरपोल और मिस्टर ब्राउन, उसके बाद जहान्नू वासिल पुलिस अफीसर तांग चिन और इंटरपोल के 2 आए हुए नुमाइंदों डॉक्टर कैंटली और मिस कोरा के साथ नारवा सलूक के बारे में बता चुके थे। वो कहते हैं कि अपनी मदद आपके तहत किसी तरह लिहाजा पहुंचाओ, इसके बाद इनका काम शुरू होगा। मैंने कहा। मेरे लहजे में न चाहते हुए भी हल्की सी तलखी आ गई थी। रूमी ने मुझे घूर कर देखा, गोया वान कर रही हो कि मैं उससे आगे कुछ न कहूं। शायद उन्होंने मौजूदा हालात और अपने 2 आदमियों के साथ यहाँ की पुलिस के नारवा सलूक की वजह से ऐसा कहा हो। गोंपू ने पुरख्याल लहजे में कहा। वो वाकई बहुत सूझबूझ रखता था और अक्लमंद नौजवान था। तुम बहुत समझदार और अक्लमंद हो, बिल्कुल ठीक समझे हो गोंपू। रूमी ने झट से उसकी तौसीफ कर डाली और मेरी तरफ तंजिया देखा, लेकिन अगले लम्हे गोंपू फिर कुछ सोचते हुए बोला, मगर जैसा कि तुम लोगों ने मुझे इस इदारे इंटरपोल के बारे में बता रखा था कि ये इदारा एक आलमी कानूनी हैसियत रखता है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि वो यहाँ इस कदर बेबसी का मुजाहिरा कर रहा है? तुम वाकई बहुत अक्लमंद और समझदार हो गोंपू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। इस बार मुझे मौका मिला और मैंने बाएन हर्फ बहर्फ ऐसा ही कहा जैसा रूमी ने उससे कहा था। अब गोंपू बेचारे को रूमी और मेरे दरमियान की चिपकलिश का क्या पता था। वो अपनी पै दर पै तारीफ पर शर्मा सा गया। ऐसे में तारिक ने मुदाखलत करना जरूरी समझा और गोंपू से बोला, अब मसला हमारा किसी तरह यहाँ से लिहाजा पहुँचने का है। तुम बताओ इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हो, या फिर कोई रहनुमाई कर दो हमारी। तुम तो पहले ही हमारे बहुत काम आ चुके हो, बल्कि अपनी जान भी खतरे में हमारी खातिर डाले हुए हो। हम तो तुम्हारे एहसानात का बदला भी शायद नहीं दे सकते। ऐसी बातें ना करें मेरे साथ, गोंपू एकदम से संजीदगी से बोला। मैं खुद भी बहुत सी बातों का इल्म और सूझबूझ रखता हूँ। सराय में हर तरह के लोगों से मेरी बातचीत उठना बैठना लगा रहता था। हर मुल्क हर नस्ल के लोग यहाँ आते जाते और मेरे साथ रहते रहे हैं। ये मेरे फितरी तजस्सुस का तकाजा था। शायद कि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, सुना और पढ़ा भी है। अब लोगों के बारे में पहले ही कह चुका हूँ मैं कि आप कोई अपने ज़ाती मिशन पर या महज सैर व तफरीह की खातिर यहाँ नहीं आए, बल्कि इंसानियत की खातिर अपनी जान जोखम में डालकर एक अजीम मकसद को पूरा करने के लिए अपना आराम सुकून और घर बार छोड़कर आए हो। तो इस इंसानियत के नेक मकसद में आप लोगों के थोड़ा बहुत काम आ रहा हूँ, तो उसमें मेरे मसलिक का भी दखल है जो इंसानियत का प्रचार करता है। इसलिए बराए मेहरबानी ये एहसान वाली बात दोबारा मुझसे अब न कीजिएगा। गोंपू की बात पर हम सब मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। हमारा दिल चाहा इसे बारी बारी गले लगाकर उसका मुंह चूम ले। यूं एक तरह से रूमी और मुझे एक दूसरे से शर्मिंदगी भी महसूस हुई। हमने चोर निगाहों से एक दूसरे के चेहरे की तरफ शायद ये सोचकर देखा भी कि हम दोनों आपस में कजरवी का कोई मौका नहीं छोड़ते, और ये एक गोंपू था जो किस कदर आला और अरफा गुफ्तगू कर रहा था। गोंपू, तुम्हारा शुक्रिया, तारिक ने कहा। तुम वाकई का अजीम इंसान हो, बस और मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोग अब जल्दी से ये जगह छोड़ दें। गोंपू एकदम बोला। शायद आपके इल्म में नहीं कि पुलिस का एक हेलीकॉप्टर दिन और रात में 2 बार फिजाई गश्त जरूर करता है। इनके हेलीकॉप्टर में बड़ी तेज सर्च लाइट भी लगी होती है। हम यही सोच रहे थे कि किधर का रुख किया जाए, कोई ठिकाना समझ में नहीं आ रहा है हमारे। रूमी ने कहा। मेरे साथ चलो। कहाँ? सराय? मैंने कहा। नहीं, वहां जाना अब खतरे से खाली नहीं होगा। गोंपू बोला। बस तुम मेरे साथ आओ, अपना सामान समेटो जल्दी। हमने ऐसा ही किया। गोंपू पर हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकते थे, बल्कि वो अगर हमें माउंट एवरेस्ट से छलांग लगा देने का भी कहता तो हम वो भी कर डालते। हम जल्दी जल्दी गोंपू के साथ किसी नामालूम मकाम की तरफ रवानगी की तैयारी करने लगे। फोस्टर गोंपू की एक बार फिर इस तरह अचानक आमद पर फिक्रमंद और परेशान सा नजर आ रहा था। हमें मालूम था कि गोंपू को नापसंद करने की इस खबीज फोस्टर की वजह क्या हो सकती थी। किस्सा मुख्तसर कि हम उसके साथ चल दिए। वो हमें सराय की बजाय किसी और जगह ले जा रहा था। जल्दी में भाप क्या, हम वादी की शुमाली सिमत जा रहे थे। ये वही बर्फजार वीराने थे
जिधर पेंगुइन बर्ड की इमारत थी और जहां कभी हमने एक गुफा के अंदर डेरा डाला था, वहां कोई इंसानी आबादी नहीं थी। यूं हम सर्द ठिठुरती रात में आगे बढ़ते रहे। अभी हमने बमुश्किल चंद कोस का फासला ही तय किया होगा कि अचानक आसमान पर दूर कहीं हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हम चौंक कर रुक गए। गोंपू आसमान की सिमत देखने लगा। जनूब मगरबी सिमत में रोशनी हो रही थी। दफातन ही मेरा दिल उछल कर हल्क में आ लटका। बकौल गोंपू की ये वही गश्ती हेलीकॉप्टर था जो हमारी तलाश में वादी के दिन में 2 बार चक्कर लगाया करता था। जल्दी से इस तरफ पहाड़ी की आड़ में आ जाओ, गोंपू चिल्लाकर बोला और साथ ही दाएं जानिब लपका। वहां एक बड़ा सा पहाड़ी कटाव था जिसके नीचे छुपने की खासी जगह मौजूद थी। अचानक ऐसे में कमबख्त फोस्टर को जाने क्या सूझी कि वो बर्फ पर गिर पड़ा और एक जानिब ढलानी सिम्मत में उसने लुढ़कना शुरू कर दिया। सबसे पहले इस पर तारी की नजर पड़ी थी। वो चिल्लाया, इस मरदूद को संभालो, ये हम सबको मरवा देगा। हम तारी की आवाज पर चौंक पड़े। फिर मैं ही तेजी से लपका। वो रुक गए। फोस्टर के चूंकि दोनों हाथ बंधे हुए थे, मुंह में कपड़े का गोला भी ठुंसा हुआ था, टांगे अलबत्ता आजाद थीं ताकि वो खुद ही चल सके, हम पर बोझ न बने। मैं भी ढलान में फोस्टर के ताकुब में लुढ़के जा रहा था। इधर मुझे फिर गोंपू की आवाज सुनाई थी। वो मेरे रुके हुए साथियों को जल्दी से पहाड़ी के कटाव के नीचे आने का कह रहा था। इसी वक्त एक कदरे मुसत्ता कता पर फोस्टर ठहर गया और फिर न जाने किस तरह रसन बस्ता होने के बावजूद किसी सहारे उठकर भागा। इसका रुख उसी सिम्मत था जिधर से वो पुलिस का गश्ती हेलीकॉप्टर परवाज किया आ रहा था। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि ये उस जलील की दानिस्ता हरकत थी और वो दरअसल पुलिस वालों की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता था। वो बहरहाल हमारा कैदी था और हमारी गिरफ्त से आज़ाद होना चाहता था। मैंने जल्दी आगे बढ़कर उसे जा दबोचा। यही नहीं, उसी समेत बर्फ पर गिर भी गया और फिर से अपने साथ ही रगेदता हुआ एक तरफ छिदरी छिदरी झाड़ियों में घसीट कर ले जाकर चुप गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर अब हमारे बेहद करीब आने लगा था। इसके नीचे बड़ी सी गर्दिशी सर्च लाइट नस्ब थी। वो हमारे सिरों पर से होता हुआ रोशनी का सैलाब बर्फ पर फेंकता हुआ आगे निकलता चला गया। मैंने सुकून की सांस ली। अगर इस जलील फोस्टर की इस दानिस्ता पैदा की गई हड़बों के बायस हेलीकॉप्टर पुलिस की सर्च लाइट की गर्दिशी दायरे में हम आ जाते तो यकीनन सूरत हाल फोस्टर के हक में और हमारे लिए बेहद खतरनाक हो जाती। जलील इंसान, अब अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें इधर ही जिंदा बर्फ के अंदर गाड़ दूंगा। मैंने गुस्से के आलम में अपने दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ते हुए कहा। इसके बाद उसे गर्दन ही से दबोच कर उठाकर खड़ा कर दिया और अपने साथ लिए साथियों की तरफ आ गया। सब फोस्टर की इस हरकत पर फिक्रमंद और परेशान हो रहे थे। शुक्र था कि बला टल गई थी और हम महफूज थे। हमने एक बार फिर सफर शुरू कर दिया। गोंपू हमें न जाने किधर ले जा रहा था। इसका सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हकीकत ये थी कि हमें भी अंदाजा था कि वो हमें यहां से बहुत दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हम गिरते पड़ते चलते रहे। जिधर सस्ताने का मौका मिलता जरा देर को रुक जाते और फिर चल पड़ते। हम में से किसी ने भी गोंपू से कुछ कहा था, न कुछ पूछने की कोशिश की थी कि वो हमें कहाँ ले जा रहा है। जाहिर है हमें तसल्ली थी कि वो हमें किसी महफूज मकाम पर ही ले जाने के लिए कोशा था। गर्ज ये कि हम सारी रात सफर करते रहे, यहाँ तक कि सुबह का उजाला फैलने लगा। हम निस्बतन बुलंदी पर एक ऐसी जगह पहुंचे जिधर से एक नहर गुजर रही थी। तिब्बत के इस पूरे एडवेंचर में हमें पहली बार किसी छोटी सी नहर का नज़ारा इस कदर करीब से देखने का मौका मिला था। हम थक कर इस कदर चूर हो गए थे कि गोंपू के इशारा करते ही ढहने के अंदाज में गिर पड़े। गोंपू बिलाशुबा एक सख्त जान लड़का था। कम तो हम भी नहीं थे, ताहम फिर भी खवातीन और बूढ़े फोस्टर के सबब सफर कुछ सुस्त रहा था। काफी देर तक हम सब इसी तरह बर्फ पर पड़े रहे। नहर चंद कदमों के फासले पर थी और उस तरफ जंगल सा था। दरख्त और झाड़ियां थी, घास भी नजर आ रही थी। बर्फ और हरियाली का ये संगम बड़ा दिलफरेब नजारा पेश कर रहा था। हम में गोंपू से कुछ बोलने या पूछने की हिम्मत भी नहीं रही और खासी देर तक इसी तरह पड़े रहे। थोड़ी देर बाद भी आखिर मैंने ही उसे कहा, यहाँ रुकना है या अभी और आगे जाना है। लेकिन मैंने देखा कि गोंपू ने मेरी बात पर कोई तवज्जो नहीं थी। वो अलबत्ता चंद कदम कभी दाएं सिम्मत चला जाता और फिर लौट आता। नहर की बाएं तरफ जाकर ना जाने क्या जायजा लेता रहा और फिर लौट आया। अभी फिलहाल इधर ही रुकना है। मेरा ख्याल है नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त कर लें। ताज़ा दम होने के बाद मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, गोंपू ने कहा। सामान हमारे पास मौजूद था जो मैं रात ही में बोर्ड स्टाफ से खरीद लाया था। इसमें खाने पीने के अलावा पानी, कॉफ़ी, बिस्किट और दूध वाली डबल रोटी भी थी। हमने खुश्क झाड़ियाँ इकट्ठी की और उसे आग दिखाकर मुख्तसर सा अलाव रोशन किया। इतना कुछ करने के बाद बाकी काम मैंने रूमी और हुमैरा के सपुर्द कर दिया। हम सब करीब करीब बैठ गए और गोंपू का चेहरा तकने लगे, जो किसी सोच में मुस्तगर्रक था।
यही नहीं, उसके गोल मटोल चेहरे पर कदरे उदासी नजर आ रही थी। मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, क्या हुआ गोपू, तुम कुछ परेशान और उदास नजर आ रहे हो? यहाँ हमें कोई खतरा तो नहीं है? यहाँ ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन अब शायद मेरी और आपकी जुदाई का वक्त करीब आ गया है। वो अजीब से लहजे में बोला तो हम चौंके बगैर नहीं रह सके। क्या मतलब गोपू? हम समझे नहीं। तारिक ने भी एकदम उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम लोगों की अगली मंजिल रिहासा है ना, जैसा कि तुमने बताया था मुझे? वो इस्तफसारिया बोला। हाँ, मैंने होले से कहा। वो सामने बहती नहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम लोगों को अब आगे का सफर मेरे बगैर इस नहर के साथ साथ करना होगा। ये नहर बहुत आगे जाकर दरिया लिहाजा से जा मिलती है। वहां किसी कश्ती या बोट के जरिए आप लोगों का लिहाजा की तरफ सफर निस्बतन आसान हो जाएगा। ओह, ये बात थी। मैंने सर झटक कर कहा। रूमी और हुमैरा भी हमारी बातें सुन रही थी। काफी तैयार हो गई थी। डबल रोटी को थोड़ा आग पर सेंक लिया गया था। हम नाश्ता करने लगे। नहर के साथ साथ हरियाली और बर्फ से ढका हुआ जंगल अजीब समा पैदा कर रहा था। नहर का पानी रल तरल की मखसूस आवाज से बहे जा रहा था। नन्हे मुन्ने परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। हल्की हल्की सर्द हवा का एहसास हो रहा था। आसमान साफ था। हमारे तीन अतराफ में ऊंची नीची पहाड़ी, ढलवाने, तंग गुजरगाहें और कटाव थे। सामने नहर और उसके पार बर्फजार वीराना। हम नाश्ता कर चुके। अब थकन और नींद के मारे हमारा बुरा हाल होने लगा था। गोपू हमें लिहाजा दरिया का रास्ता और वहां आबादी तक के बारे में सब कुछ तफसील से समझाता रहा। नींद और थकन के बावजूद हम सभी उसकी बातों को गौर से सुनते रहे, ताकि बाद में हम में से कोई कुछ भूल जाए तो दूसरे को याद आ जाए। बकौल गोपू वो ज्यादा देर तक अब हमारे साथ नहीं रह सकता था। इसे बेंस पुलिस ने पाबंद कर रखा था कि वो वादी से ज्यादा देर गायब न रहे। गोपू अब भी इनकी निगाह में मशकूक था। हम खुद भी गोपू को अब मजीद किसी आजमाइश में डालना नहीं चाहते थे। अलबत्ता उसे सराय के तहखाने में पड़ी लालची बुड्ढे तिब्बती केसरी की लाश और दो अहम कैदियों गौहर शाह और डीबर की मौजूदगी के बारे में बता दिया था, इस कड़ी हदायत के साथ कि इन दोनों कैदियों को बिल्कुल भी तहखाने से बाहर ना निकाले। अलबत्ता इन्हें जिंदा रखने के लिए खाना पीना देता रहे। हम लिहाजा पहुंचने के बाद ही इन दोनों कैदियों के बारे में कोई फैसला करेंगे। ये लोग एक तरह से अब फोस्टर समेत इंटरपोल के कैदी हैं। गोपू ने इस बारे में हमें पूरी तसल्ली दी थी। इसने अब तक हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी, हत्ता कि हमें यहाँ से निकालने के महफूज रास्ते से लेकर लिहाजा पहुंचने तक ठीक ठाक रहनुमाई भी कर दी थी। यूं हमें भी उसकी तरफ से तसल्ली हो गई थी कि उसे अब हमारी वजह से कोई खतरा नहीं हो सकता था। हम जुदा होने वाले थे और हमारी बेंच से रवानगी के बाद पुलिस गोपू को भी तंग करना छोड़ देती। शीशोक के सिलसिले में गोपू ने छोटे दलाई लामा और वांगदोला से शिकायत करने की ठान रखी थी। मिस्टर ब्राउन ने बेंच को चूंकि रेड जोन करार दे दिया था, इसलिए हमें अब यह इलाका बहर सूरत छोड़ना था। यूं भी हमारी आखिरी मंजिल लिहाजा ही थी। गोपू हमसे रुखसत होने लगा तो बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमने उसे बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ बारी बारी गले लगाया। हम तुम्हें कभी भी नहीं भुला सकते प्यारे गोपू, हम सब ने उससे बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वो मुस्कुरा दिया। इसके बाद वो फौरन पलट गया और हमें भी ताकीद कर दी थी कि हम जल्द से जल्द यहाँ से आगे रवाना हो जाएं। हमने थकन और नींद को खैर आबाद कहा और अल्लाह का नाम लेकर नहर के किनारे किनारे चल दिए। गोपू ने हमें बता रखा था कि यहाँ किस तरह हदबंदी होती है। पुलिस और उसका कानून अपनी हद तक महदूद होता है, यानी अगर कोई मुलजिम या मुजरिम दूसरे इलाके की सरहद पार कर जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कानूनी शिकंजे से आज़ाद हो जाता है। हाँ, इस पर नए सिरे से मुकदमात या बयानात का सिलसिला जरूर कायम रहता है। बकौल गोपू के बेशतर मुलजिम या मुजरिम इस तरह अपना बचाव कर लेते हैं।